आईएएस बेटे के पिता अपने पास इकलौता बचा 100 का नोट और एक थैला उठाकर रामलाल सब्जी मंडी जाने लगते हैं। अपनी पत्नी को आवाज देते हैं, सुमन दरवाजा बंद कर लेना, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन धनिया पत्ती और हरी मिर्च लाना मत भूलना। चलते चलते रामलाल जी दिमाग में कई तरह के विचार, रामलाल जी के मस्तिष्क में असमंजस की स्थिति में रामलाल जी पड़े हुए थे। राम उसके बाद सब्जी वाले बोलते हैं, अरे राम बाबू, आइए आइए, आज बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं। अपने पहले तो आए दिन सब्जी लेने आ जाते थे। सब्जी वाले ने पूछा ही तब वो सब्जी वाले से बोलते हैं, दयाल पहले की बात कुछ और थी। अब हम दो बूढ़े बूढ़ा कितने सब्जी खा लेंगे। महंगाई भी तो देखो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। रामलाल जी ने जवाब में कहा, यह बात तो सही है बाबूजी। अच्छा बताइए कौन कौन सी सब्जियां लेंगे। सब्जी वाले ने उत्सुकता से पूछा तो सोच विचार करते हुए रामलाल जी बोलते हैं कि आधा आधा किलो आलू और प्याज और आधा किलो टमाटर दे दो, थोड़ा धनिया भी डाल देना। ठीक है बाबूजी, 150 हो गया। सब सब्जियों के साथ धनिया पत्ती और हरी मिर्च डालते हुए सब्जी वाले ने कहा तो रामलाल जी ने संकोच भरी नजरों से उसकी ओर देखा और अपने कुर्ते की जेब से 100 का नोट निकालते हुए उसे आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं, दीनदयाल अभी यह 100 ही रख लो, क्या है ना। पैसे तो मैं ज्यादा लेकर आया था, लेकिन वह यहाँ तक आते आते दवाइयों का खरीद लिया था और यहाँ पे सारे पैसे खर्च हो गए। 50 मैं फिर आपको तुमको 2 से 3 दिन के बाद दे दूंगा। दीनदयाल बोलता है, क्या बाबूजी, वर्षों से आप मुझसे सब्जी खरीद रहे हैं, आपसे कभी पैसे मांगे हैं क्या। जब कभी पैसे होंगे तो दे देना, आप 100 भी रख लीजिए। अरे नहीं दीनदयाल, मैं आता हूँ 1-2 दिन में, रख लो पैसे। दीनदयाल सब्जियों को लेकर रामलाल जो है घर लौट आते हैं और पूरी तरह से भीगे हुए होते हैं पसीना से। पैदल क्या थे, सुमन जी ने पूछा कि पैदल चल के गए थे क्या। मैं आपको मना करती हूँ कि पैदल मत चला करो, ऑटो करके जाया करो, लेकिन मानते कहाँ हो आप। और यह क्या, आप तो सब्जियां लेने गए थे, बस आलू और प्याज लेकर आ गए हो, वापस लौट आए हो। क्या करती सुमन, सिर्फ 100 रुपए जेब में थे। सब्जियां भी, ये सारी सब्जियां 150 रुपए की थी, 50 रुपए उसको जो है बाकी है देना। झूठ बोलना पड़ा उससे, सब्जी वाले से भी। जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कहते कहते रामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। सुमन जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अगर पेंशन के पैसे खत्म हो गए हो तो क्यों नहीं आदित्य को फोन करके पैसे भेजने को कह देते हो। पेंशन आने में तो अभी 2 दिन से 3 दिन बाकी है। लेकिन सुमन, यह बात उसे खुद भी तो समझनी चाहिए ना कि अपने माँ बाप से के प्रति भी उसकी कुछ कर्तव्य है। उसके पेंशन के तौर पर जो 20,000 मुझे प्रति माह मिलते हैं, उसमें से 10,000 लोन की किस्त के रूप में चले जाते हैं, और जो लोन अपने बेटे आदित्य की पढ़ाई के लिए मैंने लिया था, उसमें आज तक नहीं चुका पाया हूँ। इतनी कम आय में इस महानगर में रहना बहुत नामुमकिन है। इसका करियर बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी इच्छाओं का गला दबा दिया था, वहीं आज अपने माँ बाप को भूलकर अपना अलग बंगला बनाकर ठाठ से जी रहा है। क्यों सुमन, क्या बुढ़ापे में हमें बच्चों के साथ की जरूरत नहीं होती है। रामलाल जी के दिल की कड़वाहट शब्दों के जरिए बाहर आ रही थी। सुमन जी ने दिल में छिपा दर्द भी आंखों के जरिए बाहर आने लगे और बेताब हो उठे, परंतु फिर अपने आंसुओं को किसी तरह छुपाते हुए चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लिए वह अपने पति को समझाने लगी, अब तो जानते ही हैं ना कि आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जीना चाहते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। बच्चे खुश रहे, माँ बाप भी तो खुशी उसी में खुश रहेंगे। सुमन, हर बार की तरह आज भी बेटे बहू की करतूत पर पर्दा डालने लगी हो। रामलाल जी ने गुस्से में कहा तो कुछ देर के लिए सुमन जी शांत हो गई और फिर प्यार से बोली, अजी सुनते हो, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, पर बड़े जो है कह गए हैं कि जब बच्चा समझने लायक हो जाए तो उसको छोड़ देना ही उसमें भलाई है। हाथों में मोबाइल देते हुए सुमन जी ने कहा और उनके पास सोफे पर बैठ गई कि फोन लगाओ बेटे के पास। रामलाल जी बेटे के पास फोन लगाते हैं। बहुत बार कोशिश की तो आखिरी बार उनके बेटे आदित्य ने फोन उठा लिया, लेकिन रामलाल जी के कुछ कहने से पहले ही आदित्य बोला, पिताजी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ समय के लिए मैं बहुत बिजी हूँ, आप फोन रखिए, मैं कल आपसे बात करता हूँ। उसने माँ सुमन जी ने पूछा कि रामलाल जी ने कि बेटा ने फोन उठाया, क्या कहा। लेकिन रामलाल जी ने बोले, तुम्हारे लाडले के पास समय नहीं है, यह कहकर फोन रख दिया है, कल बात करूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, बड़ा अवसर हो गया है, किसी जरूरी काम में चला जो है चाहे
फँस गया होगा, चलिए मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रामलाल जी अपने बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करते रहे, लेकिन दूसरे दिन भी उनके बेटे का फ़ोन बिल्कुल नहीं आया। एक फ़ोन तक नहीं कर सकता तुम्हारा बेटा, रामलाल जी उदासी भरे स्वर में बोलते हैं। तभी उनके मोबाइल की बेल बजी तो सुमन जी ने कहा, देखा हमारा बेटा इतना भी बुरा नहीं है जितना आप समझते हैं। अरे नहीं, आदित्य का फोन नहीं है, ये तो शर्मा जी का फोन है, हमारे पुराने पड़ोसी। कहते हुए रामलाल जी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे भाई रामलाल जी कैसे हो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, रामलाल जी ने कहा। तो शर्मा जी बोले, अगर सब ठीक है तो कल पार्टी में क्यों नहीं आए आप दोनों? उनकी बात सुनकर रामलाल जी हैरानी भरे स्वर में बोले, पार्टी? कैसी पार्टी? अरे भाई कमला, कमाल करते हो तुम भी, कल तुम्हारे बेटे बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी, क्या शानदार पार्टी थी। उन्होंने शर्मा जी ने कहा तो रामलाल जी को जैसे काटो खून नहीं, उनका पूरा बदन एकदम सूख सून सा पड़ गया था। तभी शर्मा जी बोले, क्या हुआ रामलाल जी, कहाँ गुम हो गए? फिर स्वयं को संभालते हुए रामलाल जी बोले कि अरे हाँ, वह बच्चों ने मुझे बुलाया था, लेकिन मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था, इसीलिए कहीं जाने का मन नहीं हुआ था। वैसे भी मुझे तो घर का खाना ही भाता है। तो शर्मा जी ने कहा, वैसे रामलाल जी एक बात तो माननी पड़ेगी, आज जिस मुकाम पर आपका बेटा पहुंच चुका है, आपकी वर्षों की तपस्या का ही फल है। इतने बड़े बड़े लोग के साथ उठना बैठना उसका, और अब तो उसे नौकरी में और भी तरक्की मिल गई है। शर्मा जी कहते जा रहे थे और रामलाल जी नम आंखों लिए सारी बातें सुनते जा रहे थे। शर्मा जी बात करने के बाद जब रामलाल जी ने फोन रखा तो सुमन जी हैरानी से बोली, आप फोन पर झूठ क्यों बोल रहे थे? आपको कब सर में दर्द हुआ था? रामलाल जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सुमन, कल हमारे बेटे बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी। कल रात को हमारे अफसर बेटे ने अपने दोस्तों और जान पहचान वालों को 5 स्टार होटल में पार्टी दी थी। इसी काम में व्यस्त होगा जो हमसे बात करने के लिए भी उसके पास समय नहीं था। उसके पास यह उसकी बात सुनकर जो सुमन होती है बोली, अरे कल तो 3 अक्टूबर था ना, 3 अक्टूबर को तो दो बच्चों की एनिवर्सरी होती है, हम कैसे भूल गए उन्हें विश करना, इसीलिए बच्चे हमसे नाराज होंगे। तभी तुम भी याद करती हो सुमन, हमने विश नहीं किया तो क्या, तभी हमें उन्हें बुलाना चाहिए, बुलाना चाहिए था, पार्टी में नहीं बुलाया। सच तो यह है कि सोसाइटी के लोगों के बीच हमें बुलाकर हमारे बेटे बहू की शान में कमी आ जाती। शर्मा जी बता रहे थे कि शहर के बड़े बड़े रसूखदार लोग आए हुए थे पार्टी में। तुम ही बताओ, अब मैं बहाना न बनाता तो क्या कहता, हमारे बेटे पार्टी में अपनी माँ और बाप को न्योता नहीं दिए। अभी रामलाल जी अपनी पत्नी को यह सब बातें बता ही रहे थे कि उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने लगे। तो शर्मा जी ने रात की पार्टी की कुछ तस्वीरें और वीडियो व्हाट्सएप पर भेजी थी। सभी तस्वीरें और वीडियो को देखकर रामलाल जी और सुमन जी हैरान हो गए। पार्टी वाकई बहुत शानदार थी, बड़े बड़े मंत्री और सेलिब्रिटी आए हुए थे। आदित्य के दोस्त और जान पहचान के लोग के अलावा उनकी बहू के माता पिता और अन्य रिश्तेदार भी पार्टी में मौजूद थे। सेलिब्रेशन में एक बहुत बड़ा केक रखा गया था। बहू के माता पिता केक काटते समय उन दोनों के साथ खड़े थे। वह सब देखकर रामलाल जी और जो है भावुक, और सुमन जी और स्वयं को जमीन में गड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। अगले 2 दिन जैसे तैसे उन्होंने घर का खर्चा चलाया। तीसरे दिन हाथ में पेंशन आई तो रामलाल जी ने सबसे पहले सब्जी वाले को पैसा देने चले गए, लेकिन घर जाने के लिए जैसे ही वापस मुड़े तो हर बार की तरह रास्ते में फलों की एक दुकान पर रुक गए। जैसे ही अंदर गए तो दुकानदार, उसका जो नाम सोहन था, उन्हें देखते ही अपनी कुर्सी पर उठकर उनके पैर छूने लगा। तो रामलाल जी ने उसे अपनी गले से लगा लिया। अब कैसे हो काका? दुकानदार ने पूछा। तो रामलाल जी बोले, अच्छा हूँ बेटा, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी तो मिलने चला आया। काम धंधा कैसा है बेटा? काका आपकी मेहरबानी है, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ अच्छा है। कहते हुए सोहन रामलाल जी के लिए फल डालने लगा। अरे नहीं बेटा, फलों की जरूरत नहीं है, अरे खाया पिया करे काका, देखिए तो कितना कमजोर होते जा रहे हैं। कहते हुए दुकानदार ने फलों का लिफाफा भरकर उनके पास रख दिया। लेकिन सोहन बेटा, जितने पैसे लाया था यह तो सब खर्च हो गए हैं। क्यों शर्मिंदा करते हो काका? आपके कारण ही तो मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं भूला नहीं हूँ। जिस समय कोई भी मेरी मदद नहीं करने को तैयार था, आपने ही मेरी मदद की थी। 8 वर्ष पहले जब मेरे पिता का साया मेरे सर से उठ चुका था और मेरी माँ बीमार थी तो 1 रुपए ने किसी ने मदद नहीं की। मेरे पास नहीं था इलाज करवाने के लिए। मैंने चोरी तक करने का रास्ता अपनाने को मजबूर हो गया था। तब आपने सिर्फ मेरी माँ के इलाज के मेरी मदद नहीं की, बल्कि मुझे कुछ पैसे देकर कारोबार में शुरुआत कराने के लिए भी मुझे कुछ पैसे दिए। इंसान जो है बदल जाता है, लेकिन उसको उसकी करनी नहीं भूलनी चाहिए। बैठकर रामलाल जी अपने
जो है वापस आए। सुबह सैर करके घर लौट रहे थे तो रामलाल जी बोले, अरे यह क्या सुमन, अभी तक सोई हो? तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं फिर से सीने में जलन हो रही है। सुमन, कितनी बार कहा है कि एक बार चलकर चेकअप करवा लेते हैं, लेकिन तुम मानती कहाँ हो। खर्चे के डर से अपनी सेहत को तो नजरअंदाज किया करो, मत किया करो। आज तुम्हें डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा। जिद करके रामलाल जी सुमन को पास के फैमिली डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि मामला कुछ गंभीर है, आप इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखाएं। रामलाल चिंता में पड़ गए कि बड़े अस्पताल में खर्चा भी बड़ा होता है। डॉक्टर से चेकअप कराकर जब घर लौटे तो रामलाल जी ने फिर से अपने बेटे को फोन लगाया। हेलो बेटा। हाँ पिताजी, कैसे हो आप? बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा समय निकालकर आपसे मिलने आ सकूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई काम निकल आता है। हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ माँ को? आदित्य ने पूछा तो रामलाल जी ने कहा, बहुत धीरे स्वर में बोला कि पता नहीं, कुछ दिनों से बीमार चल रही हैं, बड़े अस्पताल में दिखाने की डॉक्टर ने सलाह दी है, और तुझे तो पता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो पिताजी उन्हें डॉक्टर मल्होत्रा के पास ले जाओ ना, मैं उनसे बात कर लूंगा। बेटा वह तो ठीक है, परंतु अगर उन्होंने टेस्ट करने को कहा या फिर किसी और अस्पताल में ले जाने को कहा तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। अरे पिताजी, पूरे शहर में आप कहीं से भी इलाज करवाइए, कोई भी टेस्ट करवाइए, बस मुझसे उससे बात करवा दीजिएगा। मैं फोन जो है उसको समझा दूंगा। अब मैं फोन रखता हूँ पिताजी, थोड़ा काम है। रामलाल जी फोन पर हेलो हेलो करते रह गए, पर दूसरी ओर से तो फोन कट चुका था। लाचार होकर वह कुर्सी पर बैठ गए। 3 दिन वह रविवार को आदित्य ने अपनी पत्नी मुस्कान से कहा, मुस्कान जल्दी से तैयार हो जाओ, आज माँ पिताजी से मिलने जाना है। क्या मैं वहां पे नहीं जाने वाली हूँ, उस गंदी बस्ती में। मुस्कान ने नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया। आदित्य ने कहा, लेकिन मुस्कान, माँ की तबीयत खराब है, 3 दिन हो गए हैं, पिताजी का भी फोन नहीं आ रहा है, और मिलने जाना तो दूर, मैं तो उन्हें पैसे तक नहीं भेज पाया, तो ड्राइवर के साथ भेज दो ना पैसे, वहां पे जाने की क्या जरूरत है। मुस्कान बोली, अपनी माँ का हाल चाल पूछ लो, और क्या करना है, वरना मेरे पास समय कहाँ था वहां जाने के लिए। यह सुनकर मुस्कान घबराई हुई बोली, अरे हाँ, 2 दिन पहले ही पिताजी का फोन आया था मेरे फोन पर, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी। क्या तुम यह बात भूल कैसे सकती हो कि यह वह दरअसल तुम उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिजी थे, वह तुमसे बात करना चाहते थे। मैंने कह दिया कि वह बहुत बिजी हैं। आदित्य, मुझे लगता है कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आदित्य ने बिना देर किए हुए फोन लगाया, लेकिन फोन व्यस्त था। अभी वह वहां जाता हूँ, कहकर आदित्य जल्दबाजी में बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जो रामलाल थे, जो उनके घर श्याम नाम का आदमी बैठा हुआ था, वहां गाड़ी, एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है। रुकने के बाद वह आदित्य अपने घर में जाता है, दोनों के पैर छूते हैं, अपनी जेब से 10,000 निकालकर मेज पर रखे और पास रखे टेलीफोन की ओर देखते हुए नाराजगी जताते हुए बोला, क्या पिताजी, मैंने आपको कितनी बार फोन किया, लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। देखो, मैंने रिसीवर की को ठीक से ही नहीं रखा। अच्छा बेटा, और मैं तुम्हें 2 दिनों से फोन कर रहा हूँ, उसका क्या करे। पिताजी, क्या बताऊं, मैं कितना व्यस्त था। जिस समय आपका फोन आया, मैं उस समय कम वहां पे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिजी था, लेकिन आपने दोबारा फोन क्यों नहीं किया। बेटा, मैंने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार फोन कर लगाया, बहू के मोबाइल पर लगाया था। मोबाइल बहू उठाई और स्विच ऑफ कर दी। चलो छोड़ो, आप यह मिठाइयाँ खाओ। पिताजी, आपके बेटे की तरक्की हो चुकी है, मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुका हूँ। लीजिए काका, आप मिठाइयाँ खाइए। माँ जल्दी बाहर आओ, मैं आपकी फेवरेट मिठाइयाँ लाया हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। रहने दो बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रामलाल जी गंभीर स्वर में बोले तो आदित्य जो है विस्मित उनकी ओर देखने लगा। सिर्फ तुम्हारी लापरवाही के कारण मेरी जो पत्नी थी वो इस दुनिया को चली गई। आदित्य आंसू बहा रहा था। क्या कह रहे हो पिताजी आप? आदित्य चिल्लाने लगता है। तभी रामलाल जी के दोस्त भूषण जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने डॉक्टर मल्होत्रा के से सलाह ली थी, तो उन्होंने अच्छे अस्पताल में जाने को कहा, लेकिन बिना पैसे के बड़े अस्पताल में तुम्हारी माँ को एडमिट तक नहीं किया गया। तुम्हारा यह बूढ़ा बाप उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पैसे जमा करवाए बिना वह इलाज शुरू करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। यह सब सुनकर आदित्य के होश उड़ गए।
वह अपना सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। आज उसकी माँ उसके लापरवाही के कारण ही इस दुनिया से चली गई। फिर जो है फटे स्वर में वह बोला, और माँ का अंतिम संस्कार भी परसों ही हो चुका है। फिर रोते हुए आदित्य बोला, आपने मुझे बताया तक नहीं, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया? बेटा, मेरे पास यहाँ बहुत लोग हैं मदद के लिए, तुम अपने घर जाओ। ज़रूरत के समय पर अगर तुम यहाँ होते तो सुमन हमारे पास होती। निकल जा तुम हमारे घर से, और हाँ, अपने यह पैसे भी ले जाओ। अब कोई ज़रूरत नहीं है मुझे उन पैसों की। उनकी उदास जो है आदित्य अपने उदास चेहरे को लेकर अपने घर से निकल जाता है, और जो है उसने ये सोच रहा था कि पिताजी नहीं करने दिए। जब घर आया तो उसने बताया कि मुस्कान, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। मुस्कान, अगर तुमने फ़ोन उठाया होता तो यह नौबत ना आती। वह देखो, तुम्हारे फ़ोन में 10 मिस कॉल्स हैं। लेकिन आदित्य, यह कॉल किसी अनजान नंबर से आई है। मुझे कैसे पता चलता कि फ़ोन तुम्हारे पिताजी का है? 2 दिन बीते तो आदित्य के पास उसके ससुर जी का फ़ोन आया। मुस्कान ने फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, बेटी जल्दी से टीवी ऑन करो। लेकिन हुआ क्या है? सवाल मत पूछो मुस्कान, न्यूज़ चैनल ऑन करो। अभी मुस्कान ने जल्दी से टीवी चलाया तो सामने खबर आ रही थी कि अदालत ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। एक वृद्ध औरत, उसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ है। उसके पति ने अपने बेटे का ही उसकी हत्या का आरोप लगाया है, और कोर्ट ने ही पुलिस वाले फिर दाखिल करने का आदेश दिया है। और जानकर हैरानी होगी कि जिस पर हत्या का आरोप लगा है और कोई नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी आदित्य कुमार हैं। इतना सुनते ही आदित्य और मुस्कान की हवाइयां ही उड़ गई थी। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिए रामलाल जी तो बताते हैं कि सर, जब आपकी पत्नी सुमन की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई तो अपने बेटे पर आप हत्या का आरोप कैसे लगा सकते हैं? मीडिया वाले पूछते हैं। देखिए मैडम, यह एक हत्या ही है। मेरे बेटे की लापरवाही के कारण मेरी पत्नी की मृत्यु है। यदि मेरी पत्नी को ठीक समय पर इलाज मिल जाता तो आज वह जिंदा होती। मेरा मानना है कि आज बहुत से बुजुर्ग ऐसे ही समस्याओं से गुजर रहे हैं, और मैं इस बात का माननीय कोर्ट का आभारी हूं जो उन्होंने मुझे इन सब समस्याओं के सामने लाने का मौका दिया। मुझे पूरा यकीन है मुझे अदालत से न्याय जरूर मिलेगा। यह देखकर तो मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक गई, और आदित्य को जैसे काटो तो खून नहीं। जब रामलाल जी घर लौटे तो उनके पास आदित्य का फोन आया। हेलो पिताजी, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर रामलाल जी ने कहा, बेटा अब तो अदालत में ही बात होगी, और फोन रख दिया। रामलाल जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। जैसे ही आंखें बंद की तो आंसुओं से सराबोर उनकी आंखें हो गई। आंसू निकलने लगे, झुर्रियां पड़ी गालों पे, आंसू जो है निकल के भीगने लगे। धीरे धीरे आईएएस अधिकारी पर मुकदमे की खबर पूरे शहर में आज की आग की तरह फैल गई, और इस कारण आदित्य को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। अब केस कोर्ट में गया तो रामलाल जी ने अपना केस खुद ही लड़ने का फैसला किया। रामलाल जी एक वकील की मदद के लिए उन्होंने वकील नियुक्त किया था। कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले तो रामलाल जी ने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और पूछा, जिस दिन मैं अपनी पत्नी को आपके पास चेकअप के लिए लेकर आया था उस दिन क्या हुआ था, आप सबको बता दीजिए। तो फिर डॉक्टर ने कहा, जिस दिन उन्होंने अपनी पत्नी सुमन को चेकअप के लिए लाया था तो रामलाल जी को बताया गया था कि उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है और उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखाने की सलाह दी थी। रामलाल जी के पास फीस के भी पूरे पैसे नहीं थे, तो मैं उनसे पैसे नहीं लिए थे। इस बात पर रामलाल जी ने कहा, जज साहब अब आप ही बताइए, अगर मेरे पास डॉक्टर की फीस के भी पैसे नहीं है तो कैसे मैं अपनी पत्नी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा सकता था। फिर रामलाल जी ने एक अन्य डॉक्टर को बुलाया और जज साहब को बताया कि यह उसी अस्पताल के डॉक्टर है जिस अस्पताल में वह अपनी पत्नी का इलाज के लिए लेकर गए थे। फिर अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी गवाही में कोर्ट को बताया कि जब रामलाल जी अपनी पत्नी को लेकर आए थे तो उनके पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसीलिए डॉक्टर ने इलाज करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि वह अस्पताल के नियम के खिलाफ था। रामलाल जी ने मुझे बताया कि उनका बेटा एक आईएएस ऑफिसर है और वह अगले ही दिन आकर आपके पूरे पैसे चुका देगा, परंतु जब अस्पताल मैनेजमेंट ने उन्हें अपने बेटे से बात करवाने को कहा तो काफी देर तक वह फोन लगाते रहे पर अपने बेटे से बात नहीं करवा पाए। फिर रामलाल जी बोले, जज साहब मैं उस रात आदित्य को फोन लगाता रहा लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। फिर जब मैं अपनी बहू मुस्कान को फोन लगाया तो उसने कहा कि आदित्य अभी किसी काम में व्यस्त है, और मैं बताने ही लगा था कि वह इमरजेंसी की स्थिति में, लेकिन बिना सुने ही उसने फोन कट कर दिया। जज साहब, पैसे के अभाव में कोई डॉक्टर मेरी पत्नी का इलाज करने को तैयार नहीं था। उसके बाद जब मैं अपनी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल जा रहा था, इस दौरान उसकी हालत बहुत अधिक गंभीर
गंभीर हो गई थी और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। और आदित्य के वकील ने दलील दी और रामलाल जी को दोषी ठहराते हुए बोला, लेकिन आपको इस अस्पताल में रहकर आदित्य को फिर भी कॉल लगा देना चाहिए था। कुछ समय बाद वह फोन पर जवाब जरूर देता। आपकी जल्दबाजी के कारण आपकी पत्नी की मृत्यु हुई है। यह रामलाल जी सुनते ही गुस्से से बोले, बिल्कुल गलत। जज साहब, आप पूछिए डॉक्टर से, क्या मैंने कितनी देर वहां इंतजार किया, कितनी बार अपने बेटे को फोन लगाया, और जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तब मैंने अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में लेकर जा रहा था और शायद उसकी जान जो है बच जाए। ज्यादा इंतजार करता भी तो केवल इतना ही फर्क पड़ता कि मेरी पत्नी सड़क के वजह अस्पताल में मर जाती। इन सब बातों को सुनने के बाद जज ने अगली हियरिंग की तारीख दे जो है सुना दी। कार्रवाई खत्म हो जाती है। जैसे ही रामलाल जी बाहर निकलते हैं तो मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने को तैयार खड़े थे। एक आम आदमी होते हुए भी जिस तरह से दलीलें उन्होंने पेश की थी, बड़े बड़े वकील भी उसके सामने घुटने टेक देते। अगली सुनवाई में जज साहब ने रामलाल जी से पूछा कि आखिर आप इस केस में चाहते क्या है। रामलाल जी ने कहा, जज साहब, मुझे 2.5 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। यह बात सुनकर जज साहब बोले, लेकिन मुझे इतने रुपए करोगे क्या करोगे रामलाल? तब रामलाल जी ने कहा, क्योंकि मैं आज तक जितने भी पैसे अपने बेटे पर खर्च किए हैं और कुल मिलाकर 2.5 करोड़ रुपए की रकम बनती है। तभी आदित्य का यकीन वकील बोलता है, मिस्टर रामलाल, आप पागल हो गए हैं क्या? आप जानते हैं आप कितने क्या बोल रहे हैं? रामलाल जी बोले, जज, आदित्य जो 5 साल का था उसके दिल में छेद था, उसे गंभीर बीमारी थी और उसका बच पाना मुश्किल था। ऑपरेशन से संभव ही हो पाता था। लाखों खर्च ऑपरेशन करने में लगते थे उसके इलाज में। मैंने अपने गांव की जमीन बेच दी थी उसके इलाज कराने के लिए। अगर वह जमीन मेरे पास होती तो उसे बेचने में पर मुझे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मिलते। इसीलिए मुझे अपने बेटे से उस जमीन की आज की कीमत जितनी रकम चाहिए, और साथ ही साथ मुझे यह भी रकम चाहिए कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाई पर जितने खर्च किए हैं। आदित्य आईएएस बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए तो इतनी ज्यादा पैसे की जरूरत थी जो कि मेरे पास नहीं थी, और इसीलिए उसकी पढ़ाई के लिए मुझे लाखों रुपए का लोन लेना पड़ा था। उस लोन की किस्त मैं आज तक भर रहा हूँ, चुका रहा हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, परंतु अपनी हैसियत से बाहर जाकर दिन रात मेहनत करने के बाद अपने बेटे को बड़ा किया, और जब आईएएस ऑफिसर बन गया तो हमें इस पुराने मकान में छोड़कर अपनी पत्नी के साथ आलीशान बंगले में रहने लगा। उसके बाद वह हमारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। अपने इकलौते बेटे का चेहरा देखने के लिए तक तरस गए थे हम लोग, उसकी माँ भी। कहते कहते रामलाल जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी पत्नी भी गंभीर चिंता में रहने लगी थी और शायद इसी कारण से उसे हार्ट अटैक आ गया था। फिर गले में रुधने स्वर में रामलाल जी बोले, जज साहब, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। जिन माँ बाप ने दिन रात एक करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें माँ बाप की को वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। आंखों से जब झलक एक नहीं उनको जो है देखने पड़ते हैं, अपने बाल बच्चों को देखने के लिए तरस जाते हैं। पैसे भी लौटा देना चाहिए। रामलाल जी का यही दलील सुनकर कोर्ट में बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद आदित्य और मुस्कान बहुत परेशान हो जाते हैं। पहुंचते हैं घर पे और मुस्कान किचन में चाय बनाने के लिए जाने लगती है। आदित्य ने कहा, मुस्कान, सच सच बताना, तुम्हें पता था ना कि उस अनजान नंबर से पिताजी ही फोन कर रहे थे? हाँ, मुझे पता था, और मैं जानती थी कि अगर मैं फोन उठाया तो पिताजी फिर से अपनी परेशानियों का दुखड़ा रोना शुरू कर देंगे, इसीलिए मैंने फोन नहीं उठाया। मुस्कान चिल्लाई, लेकिन मुस्कान, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, लेकिन इसमें मेरी कहाँ गलती है? जब उन्होंने पहली बार फोन किया था तब मैं ही फोन उठाया था। क्या उस समय वह पूरी बात नहीं बता सकते थे कि माँ की तबीयत खराब है? फिर आदित्य अपने ससुर जी से बोलता है, पापा, मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी मांग रहे हैं वो सही मांग रहे हैं, मुझे दे देना चाहिए। यह सुनकर मुस्कान गुस्से में भड़कते हुए बोली, हरगिज नहीं। आज तक तुम्हारे पिता ने तुम पर जितने भी पैसे खर्च किए हैं वह उनका कर्तव्य था। आज माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, उन्हें कुछ नया नहीं किया है जो खर्च के पैसे मांग निकल पड़े हैं। ऊपर से जमाने भर में हमारी बेइज्जती करवा कर रख दिए हैं। हमारी जितनी बदनामी हुई है ना, मैं उन्हें अब 1 रुपए नहीं देने दूंगी। तब उसका बेटा बोलता है कि
शट अप मुस्कान, बंद करो अपनी बकवास बंद करो, बहुत परेशान हूँ। आदित्य गुस्से से चिल्लाता है और बोलते जा रहा था। उसके पास ससुर जी बोलते हैं कि मैं एक काम करता हूँ जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आदित्य ने पूछा तो उसके ससुर ने एक प्लान उसे समझा दिया। चेहरे पर मुस्कान, कुटिल मुस्कान के आ जाती है। आदित्य को भी बात पसंद आती है। उसके बाद ससुर जी ने अपने मोबाइल से कही बात को फिर फोन रखते हैं और उसको एक लड़के को फोन करते हैं। अगली ईयरिंग जब आती है, रामलाल के कोर्ट में पहुंचते ही तो वहां खड़े सभी पत्रकार, न्यूज वीडियो बनाने वाले लोग रामलाल का जो है इंटरव्यू लेने लगते हैं। नालायक बेटे को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, इसके कारण उसके पत्नी का मौत हो गया, उसकी माँ की मौत हो गई। तब वह रामलाल जी पीछे मुड़ के और बताते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं उसे सबक सिखा सकूं, न केवल उसे बल्कि आज की पीढ़ी को भी जो समझना है कि बुजुर्ग केवल बेकार हो गए हैं, टूटे फूटे फर्नीचर की तरह हो गए हैं, कबाड़ की तरह हो गए हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आदित्य के वकील ने खुद आदित्य को ही कटघरे में बुला लिया बयान देने के लिए। पिता रामलाल जी को भूलने की बीमारी है। आदित्य तुरंत ये बात अपने पिता के ऊपर बोलता है। आदित्य ने के वकील ने रामलाल जी के वकील से भी पूछताछ की और जब उनसे रामलाल जी को बोला गया तो उसने बोला कि रामलाल जी की भूलने की बीमारी है, हर बात भूल जाते हैं। बहुत गुस्सा चढ़ जाता है रामलाल जी को। समझ गए थे कि वकील का ईमान बिक चुका है और वह विरोधी टीम में शामिल हो चुका है, लेकिन रामलाल जी इस स्थिति के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। समय पर खड़े हुए और अपने ही वकील से बोले, वकील साहब ये बताइए कि ये जो केस है ये कब फाइल दर्ज किया गया था? लेकिन आपको तो याद होगा कि ना रामलाल जी की यह बात सुनकर वकील हड़बड़ा उठा और थोड़ी देर दिमाग पर जोर डालने के बाद 17 या 18 अक्टूबर की बात बताई। तब वह बताती है कि नहीं, ये शादी 20 अक्टूबर को हुई थी। रामलाल जी ने पूछा तो वकील बोला मेरी डायरी में जो है नोट लिखकर मैंने रखा होगा। तो वह बोले कि नहीं, 24 अक्टूबर, 4 नवंबर, 15 नवंबर और 27 नवंबर का तारीख मिला था। यह बताइए कि हम दोनों अभी जिस टैक्सी में बैठकर आए उस टैक्सी का नंबर क्या था? इस प्रश्न पर वकील हैरान रह गया। तो फिर रामलाल जी बोले, चलिए मैं ही बता देता हूँ, M5AL53 फिर 6। रामलाल जी की बात पर आदित्य और मुस्कान के साथ साथ उनके वकील भी हैरान खड़ा हो गया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि उनकी याददाश्त वाकई लोगों से कहीं ज्यादा तेज है। इसके बाद जज साहब अपने फैसले पर पहुंच गए और बोले कि आदित्य निर्दोष है। भले ही वह अपने पिता के प्रति लापरवाही किया है, लेकिन निर्दोष है। अपनी मां की हत्या का दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आज तक जितने भी पैसे रामलाल जी ने अपने बेटे पर खर्च किए हैं, पैसे आदित्य को उसे लौटाने होंगे। यह फैसला सुनकर रामलाल जी की आंखों से आंसू और आ गए थे और जज साहब के सामने हाथ जोड़कर हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन था कि आज आप मुझे न्याय जरूर दिलाओगे। माँ बाप की कद्र करे और उन्हें सम्मान दे। महीने भी तो एक दिन आदित्य के पास फोन आया, हेलो बेटा आदित्य, जन्मदिन मुबारक हो। यह सुनकर आदित्य की हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ सुमन की थी। माँ आज जिंदा है? कहते हुए आदित्य बोला। तो दूसरी ओर से रामलाल जी ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ जिंदा है, हमें छोड़कर कहीं नहीं गई थी, मैंने ही दुनिया वालों के सामने झूठ बोला था। यह सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू खुशी के आ गए थे और सामने खड़ी मुस्कान को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। आदित्य ने जब फोन रखा और यह बात बताई तो मुस्कान गुस्से से तमतमा उठी। यह सब करके तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि कोर्ट में किसी को कैसे घसीटा जाता है। वह तुम क्या मुस्कान, यह तुम क्या कर रही हो? आदित्य बोला, मुस्कान ने बहुत जो है झुझलाए आवाज में बोला कि हमारी कितनी बदनामी हुई है, हर सोशल मीडिया है, हर साइट पर हम कितने ट्रोल हुए हैं। कहीं बाहर निकलो तो लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें बनाते हैं। अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। अब मैं उन्हें जेल भिजवाऊंगी। देखो मुस्कान, शांत हो जाओ। मुस्कान, नहीं, अब तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। कहते हुए मुस्कान ने अपने पापा को फोन लगाया। अगले ही दिन पुलिस रामलाल जी को गिरफ्तार करके ले गई और कैसे फिर से जो है वह फाइल खुलता है। जैसे ही पुलिस सुनवाई के लिए रामलाल जी को अदालत में लेकर आई तो मीडिया वाले बोले, बाबा आपने सब क्यों किया था? दुनिया वालों को आप
पर कितना विश्वास था। तो रामलाल जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सुनवाई के दौरान रामलाल जी से सारी घटना की सच्चाई पूछी गई थी। उन्होंने कहा, जब मेरी पत्नी को एक अस्पताल में इलाज देने के लिए मना कर दिया गया तो उसे उसको मैंने ऑटो में बिठाकर दूसरे अस्पताल में ले जाने लगा। सुमन बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी और रास्ते में ही मैंने सोहन को फोन कर दिया और सोहन जिसकी मैं वर्षों पहले थोड़ी सी मदद की थी और तुरंत मेरी मदद के लिए वहां पे पहुंच गया, जबकि मेरा अपना बेटा जो मेरा खून था वो मेरी परेशानियों में नहीं आया और सोहन तुरंत अस्पताल में जाके पैसे जमा कर दिया। सुमन का इलाज शुरू हो गया। दूसरे दिन उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैंने उसे सोहन के साथ उसके घर पर भेज दिया, लेकिन आदित्य से अभी भी मैं नाराज हूँ क्योंकि उसके कारण आज उसकी माँ की मृत्यु हो सकती थी और उसे सबक सिखाने के लिए ही मैंने एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाया था जिससे कि मैं एक एफआईआर कर सकूं खिलाफ। सुनकर मुस्कान गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, देखिए जज साहब, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अपने ही बेटे बहू से यह लोग इस हद तक नफरत करते हैं कि पूरे शहर में उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रखा है। आपसे गुजारिश है जज साहब कि आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें और फोन जो है पैसे फौरन जो इनके पास थे मैंने दिए थे वो सारा का सारा लिया जाए। तब कटघरे में सुमन आकर खड़ी होकर कहती है, हमारा बेटा आदित्य शादी के पूरे 5 साल पैदा हुआ था। इसे पाने के लिए मैंने कितने व्रत रखे, कितने पूजा की, उसके बाद कहीं जाकर भगवान ने मेरी सुन ली। जिस बच्चे को हमने इतनी मन्नत से पाया है, इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके पैरों पर उसको खड़ा किया है, हम उससे नफरत करेंगे। हमारा बेटा अफसर बन गया, हम लोगों से अलग हो गया, फिर भी हमारा प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ। यह सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ रहे थे। सुमन जी बोली, और जी हाँ, और जहां तक रही बहू की बात, तो आदित्य तो फिर भी 6 महीने में एक बार हमसे मिलने आ जाता है, लेकिन बहू उसके साथ कभी नहीं आई। बेसन के लड्डू, देसी घी, पिन्नियां, नारियल की बर्फी, यह सब बहू को बहुत ज्यादा पसंद थी। मैं बनाकर भेजती थी। मैं उसके लिए 1 साल पहले बहू बीमार पड़ गई थी तो इतनी बीमार कि उसकी जान पर बन आई थी, तो उसके ससुर जी ने नंगे पांव त्र्यंबकम की शंकर जी की परिक्रमा नंगे पांव किया था। तो उनसे मैं नफरत करती हूँ। मुस्कान, तुम अपने ससुर से पैसे मांग रही हो, उनके पास 1 रुपए भी नहीं है। उन्होंने तो अपनी बस्ती वाला मकान भी बेच दिया है। यह सुनकर मुस्कान का वकील बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने पैसे आपने खर्च कर दिए हो। तब सुमन जी बोलती हैं, लेकिन यह सच है, मेरे पति ने उन पैसों से एक बहुत बड़ा वृद्धा आश्रम बनाया है जिसमें औलाद के द्वारा धुतकारे हुए बूढ़े लोग सभी सुविधाएं उसमें उपलब्ध है। वहां पे रहते हैं लोग जीवन की संध्या बेला में आनंद ले सके। उन्हें पता था कि उन्होंने अपराध किया है और एक दिन सच्चाई सबके सामने भी आएगी, लेकिन वह लाखों बुजुर्ग की परेशानियां, उनका दर्द, उनके दुख सबके सामने लाना चाहते थे और अपने इस मकसद में वह कामयाब भी हुए। यह सारी बातें सुनकर अदालत में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और शायद मुस्कान के कठोर हृदय में भी कुछ भावनाएं जागृत हो गई थी। खड़ी होकर वह बोलती है, जज साहब, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। तब जज साहब बोलते हैं कि केस वापस ले लिया, ठीक है, लेकिन रामलाल जी, अदालत इनको माफ नहीं करेगी, इसीलिए इन्हें 3 महीने का सजा सुनाई जाती है। रामलाल जी ने खुशी खुशी सजा को स्वीकार किया और 3 महीने तक जब जेल से निकले तो सीधे अपने वृद्धा आश्रम में चले गए। उनके बेटे बहू ने आकर उनसे माफी मांगी और पुरानी बातें भूलकर उन दोनों को अपने साथ चलने को कहा। हालांकि रामलाल जी ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन वह उनके साथ चलने को तैयार नहीं थे। अब उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी वृद्धा आश्रम में ही बिताने का फैसला कर लिया था। कुछ दिनों बाद कोर्ट के वही जज उनके वृद्धा आश्रम में आए। उन्हें रामलाल जी का मुकदमा सुना था। वृद्धा आश्रम का माहौल देखकर जज साहब बहुत प्रभावित हुए। जो बड़े बुजुर्ग थे, वहां बीमारों के लिए डॉक्टर, नर्स का इंतजाम था। सही, वहां पे सारी सुविधाएं बुजुर्गों के लिए भरपूर ख्याल रखे जाते थे। परिवार जैसा माहौल बना हुआ था। जब रामलाल जी ने जज साहब को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। फिर जज साहब बोले, रामलाल जी, मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मेरा बेटा जो बेंगलोर में काम करता है, नौकरी करता है, महीने में 1 या 2 बार बड़ी मुश्किल से फोन पर बात किया करता था, लेकिन जब से तुम्हारा केस सामने आया है उसके बाद से वह मुझे दिन में 2 बार फोन करने लगा है और तो और वीकेंड पर पत्नी बच्चों के साथ मुझसे मिलने आता है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। कहते हुए जज साहब ने रामलाल जी को गले से लगा लिया और उस समय रामलाल जी के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू आ गई थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज
शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।